हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को कक्षा 12 के विद्यार्थी यूनिट 5 नया जो टॉपिक है मैं उसका वीडियो लेकर आई हूँ। इसमें आपकी जो 5वीं यूनिट है पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, ये आपकी सबसे लास्ट की यूनिट है और इससे बहुत सारे प्रश्न बोर्ड में प्रत्येक साल पूछे जाते हैं। ये यूनिट आपकी 14 नंबर की है। इससे पहले मैंने जो यूनिट पढ़ाई थी आप लोगों को वो भी आपकी 14 नंबर की थी। वो विथ क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने उसको फिनिश करवा दिया है। इस यूनिट में आपके इस साल 25 में जो बच्चे एग्जाम देंगे उसमें आपके 3 लेसन लगे हुए हैं। पहला आपका है पारिस्थितिकी, जिसमें जीव और पर्यावरण पढ़ना है। दूसरा है पारितंत्र इकोसिस्टम, इसको पढ़ेंगे हम। और तीसरा है जैव विविधता एवं संरक्षण, इसको पढ़ेंगे। जैव विविधता एवं संरक्षण से बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के बोर्ड में इस साल भी पूछे गए थे और प्रत्येक साल इस लेसन से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। इकोसिस्टम आपका ये रिमूव था पिछले साल, लेकिन इस साल ये इकोसिस्टम ऐड हो गया है तो हम लोगों को इसको भी पढ़ना है। आप जो यूनिट 5 आपकी है उस यूनिट का नाम इकोलॉजी, ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट, इसमें 3 लेसन हम लोगों को पढ़ने हैं। तो पहला लेसन आपका पारिस्थितिकी, जीव और पर्यावरण है। ये लेसन का जो टॉपिक है इस पर मैं आज चर्चा करूँगी। तो जीव और पर्यावरण में सबसे पहले हम समष्टि के बारे में समझेंगे, समष्टि है क्या, और इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है आपका। लेक्चर खत्म होने के बाद मैंने इस टॉपिक से कितने प्रश्न अभी तक बोर्ड में पूछे गए हैं उनको भी इसमें ऐड किया हुआ है। आइए देखते हैं। समष्टि, इंग्लिश में इसी को पॉपुलेशन कहते हैं। किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में किसी दिए गए समय पर निवास एवं परस्पर प्रजनन करने वाली समान जाति के जीवधारियों के समूह को उस जाति की समष्टि कहते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, किसी स्थान पर एक निश्चित समय में निवास करने वाले जीव और आपस में प्रजनन, समान जाति के जो जीव होते हैं वो आपस में प्रजनन क्रिया भी करते हैं, तो उस समूह को, जो जीवधारियों का समूह है, उसको हम समष्टि या पॉपुलेशन के नाम से जानते हैं। अब इतनी बड़ी आपको परिभाषा नहीं याद हो सकती तो मैंने दूसरी भी इसमें लिखी हुई है, आइए देखते हैं। अर्थात एक ही समय में एक ही स्थान पर रहने वाले एक ही जाति के जीवों के समूह को जनसंख्या या समष्टि कहते हैं। तो जो जनसंख्या है उसी को हम समष्टि या पॉपुलेशन के नाम से जानते हैं। तो या तो आप ऊपर वाली जो आपकी डेफिनेशन है ये तैयार कर लीजिए, या फिर 2 लाइन की ये है ये तैयार कर लीजिए। समष्टि क्या है इस पर नोट लिखने के लिए आता है। समष्टि के बारे में बताइए। तो समष्टि क्या है, एक ही समय में एक ही स्थान पर रहने वाले एक ही जाति के जीव जो होंगे उनका जो ग्रुप होगा उसको हम जनसंख्या समष्टि के नाम से जानते हैं। आगे समष्टि के गुण क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ पॉपुलेशन। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपके कम से कम 4 गुण पूछे जाते हैं। किसी भी पॉपुलेशन के 4 गुण बताइए या प्रॉपर्टीज बताइए पॉपुलेशन की क्या है। तो कई सारे इसमें गुण दिए गए हैं, लेकिन जो आपके 4 इम्पॉर्टेंट हैं वो आपके शॉर्ट क्वेश्चन में ही पूछे जाते हैं। तो 4 तो हमें मोस्टली तैयार ही करना है। अगर आप 4 से ज़्यादा तैयार कर सकते हैं तो वो और भी अच्छी बात है। आप किसी भी समष्टि में निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। पहला, समष्टि का आकार व घनत्व वो कैसा है। जन्म दर कितनी है, कितने जीव जन्म ले रहे हैं। मृत्यु दर, कितने जीव मरे हुए हैं या मर रहे हैं। आयु संरचना क्या है और समष्टि वृद्धि क्या है। तो मैंने 4 नोट डाउन किए हैं क्योंकि 4 ही इंपॉर्टेंट है और 4 से ज़्यादा अभी तक नहीं पूछे गए हैं और इन्हीं पे आपके शॉर्ट बनते हैं। तो पहली हेडिंग, समष्टि का आकार व घनत्व क्या है, पॉपुलेशन साइज एंड डेंसिटी। देखते हैं। किसी भी निश्चित क्षेत्र की समष्टि में जीवों की संख्या कभी भी स्थिर या एक जैसी नहीं होती। निश्चित बात है, किसी भी स्थान पर जब समष्टि निवास कर रही होती है तो जीवों की संख्या या तो बढ़ती है या तो घटती है। ऐसा नहीं है कि वो उसकी समष्टि की जो जनसंख्या है वो स्टेबल रहे, ऐसा नहीं होता है। अतः किसी स्थान पर इकाई क्षेत्र में निश्चित समय पर उपस्थित एक ही जाति के कुल सदस्यों की संख्या को समष्टि घनत्व कहते हैं। क्या मतलब हुआ, इकाई समय में एक निश्चित स्थान पर समान जाति के जीवों की जो संख्या होगी उसको हम क्या कहेंगे, समष्टि घनत्व कहेंगे। समष्टि घनत्व को निम्न सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। तो सूत्र ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको तैयार रखना है क्योंकि ये शॉर्ट प्रश्न में पूछा जाता है। डी बराबर डेंसिटी, घनत्व को डेंसिटी कहेंगे। डी बराबर एन अपॉन एस, जहाँ पे डी समष्टि का घनत्व होगा, एन कैपिटल एन बराबर जीवों की कुल संख्या को प्रदर्शित करेगी और एस क्षेत्र को प्रदर्शित करेगा। क्षेत्र मतलब एरिया।
तो ये सूत्र भी आपको याद रखना है, और जो मैंने आपको परिभाषा ये बताई हुई है, ये परिभाषा आप अगर पूरी नहीं तैयार कर सकते हैं तो बस इतनी सी परिभाषा आप लोग तैयार करेंगे। यहाँ से किसी भी स्थान पर इकाई क्षेत्र में निश्चित समय पर उपस्थित एक ही जाति के कुल सदस्यों की संख्या को समष्टि घनत्व कहते हैं। इतनी परिभाषा आप तैयार करेंगे जो अंडरलाइन मैंने की हुई है, और जो सूत्र आपका है ये सूत्र आप लोग तैयार करेंगे, और सूत्र में डी क्या है, एन क्या है, एस क्या है, इसको आप डिनोट करेंगे। अब दूसरी आपकी हेडिंग है जन्म दर। तो किसी समष्टि में हमें जन्म दर भी पता होनी चाहिए, कितने जीव जंतु हैं जो जन्म ले रहे हैं प्रतिवर्ष। तो बर्थ रेट या इसी को हम नेटिलिटी के नाम से जानते हैं। किसी समष्टि में नए जीवों के उत्पन्न होने की दर को ही जन्म दर कहते हैं। तो आपको इतनी जो मैं अंडरलाइन बता रही हूँ ये बस इतना तैयार करना है। जन्म दर में समष्टि के सदस्यों की संख्या को वृद्धि के रूप में प्रकट किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं, यदि किसी समष्टि में 5000 सदस्य हैं, वहाँ एक वर्ष में 50 नए सदस्य उत्पन्न होते हैं, तो मानव जन्म दर 10 व्यक्ति प्रति 1000 प्रति वर्ष होगी। तो जो जन्म दर बढ़ रही है उसको में हम 50 नए सदस्यों को और ऐड कर देंगे, तो इस हिसाब से हम जन्म दर को निकाल सकते हैं जो बढ़ी हुई है वो। किसी समष्टि में पारिस्थितिक जन्म दर को निम्नलिखित सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। B बराबर डेल्टा कैपिटल N स्मॉल n अपॉन कैपिटल N इंटू डेल्टा T। तो V बराबर बर्थ रेट, जो जन्म दर होगी उसको हम बर्थ रेट से डिनोट करेंगे, और कैपिटल N प्रारंभिक जीवों की संख्या होगी, तो जो कैपिटल N होगी प्रारंभिक जीवों की संख्या को प्रदर्शित करेगी। स्मॉल n समष्टि में नए जीवों की संख्या को प्रदर्शित करेगी, और T दिया गया वो समय को प्रदर्शित करेगा। तो इस तरीके से हम बर्थ रेट का सूत्र डालकर, जन्म दर का सूत्र डाल के इस तरीके से नए बढ़े हुए जीवों की संख्या को निकाल सकते हैं। अगली तीसरी हेडिंग है आपकी मृत्यु दर, या तीसरा आपका समष्टि का विशेष गुण। मृत्यु दर को डेथ रेट या मोर्टेलिटी कहते हैं। अब परिभाषा देखिए, किसी समष्टि में इकाई समय में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। तो बस जो मैंने अंडरलाइन दी बस आपको उतनी परिभाषा तैयार करनी है। मृत्यु दर भी दो प्रकार की होती है, न्यूनतम मृत्यु दर और पारिस्थितिक या वास्तविक मृत्यु दर। तो वास्तविक मृत्यु दर इस पे एक शॉर्ट आता है, इंपॉर्टेंट है। न्यूनतम मृत्यु दर ये नहीं पूछा गया है। इसे विशिष्ट मृत्यु दर भी कहते हैं। अब पारिस्थितिक या वास्तविक मृत्यु दर क्या है? निश्चित वातावरणीय दशाओं में किसी समष्टि में मरने वाले जीवों की वास्तविक संख्या वास्तविक मृत्यु दर कहलाती है। तो इकाई समय में मरने वाले जीवों की जो वास्तविक संख्या होगी उसको हम क्या कहेंगे? मृत्यु दर। किसी भी समष्टि में इकाई समय में जन्म दर व मृत्यु दर के अनुपात को ही जैव सूचकांक कहते हैं। तो आपका प्रश्न ये बोर्ड में पूछा जा चुका है, जो जैव सूचकांक क्या है? तो आपको परिभाषा में लिखना था, किसी भी समष्टि में इकाई समय में जन्म दर और मृत्यु दर का जो अनुपात होता है उसको हम जैव सूचकांक के नाम से जानते हैं। अब जैव सूचकांक बराबर जन्म दर बटे मृत्यु दर गुणित 100, ये हम जैव सूचकांक का सूत्र लगा के, ठीक है, इस तरीके से हम जैव सूचकांक निकाल सकते हैं जन्म दर मृत्यु दर में 100 का गुणा करके। अब चौथा जो आपकी विशेषता है वो आयु संरचना है, एज स्ट्रक्चर। अधिकांश समष्टियों में जीव अलग अलग आयु के समूहों में पाए जाते हैं। अब किसी भी समष्टि में कोई 10 वर्ष का सदस्य हो सकता है, कोई 5 वर्ष का सदस्य हो सकता है, कोई 40 वर्ष का हो सकता है और कोई 70 वर्ष का हो सकता है। तो समष्टि में जो आयु संरचना होगी वो भिन्न भिन्न रहती है। इस प्रकार प्रत्येक समूह में उपस्थित जीवों की आयु का अनुपात उस समष्टि की आयु संरचना को प्रदर्शित करता है। अब पहला आयु वितरण, ये क्या है? एज डिस्ट्रीब्यूशन। किसी समष्टि की मृत्यु दर तथा जन्म दर दोनों को प्रभावित करने वाला कारक आयु वितरण कहलाता है। तो जन्म दर और मृत्यु दर को प्रभावित करने वाला जो कारक क्या होगा वो आयु वितरण कहलाता है। अगली इसी में है आयु पिरामिड। निर्धारित समय में समष्टि भिन्न भिन्न आयु वाले व्यष्टियों को मिलकर, व्यष्टि कहते हैं सदस्यों को। अगर व्यष्टि आपको कठिन लग रहा है तो आप यहाँ सदस्य लिख सकते हो। व्यष्टि मतलब सदस्य, जो पॉपुलेशन में सदस्य हैं उनके बारे में बात हो रही है। अब आयु पिरामिड में मैंने क्या बताया? निर्धारित समय में समष्टि भिन्न भिन्न आयु वाले सदस्यों से मिलकर बनी होती है। यदि समष्टि के सदस्यों की आयु वितरण को रेखाकृतीय रूप से प्रदर्शित करने के लिए आलेखित किया जाए तो इससे बनने वाली संरचना आयु पिरामिड कहलाती है। हम जो समष्टि के सदस्य हैं, वयस्क सदस्य हैं समष्टि के, स्थायी सदस्य हैं समष्टि के और घटते हुए सदस्य समष्टि के, उनको एक ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। आप आयु पिरामिड जो आपके होते हैं वो 3 प्रकार के। तो ये प्रश्न पूछा जाता है आयु पिरामिड
आयु संरचना में आयु पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के आपके आयु पिरामिड होते हैं। 3 प्रकार के कैसे? आइए देखते हैं। तीव्र गति से विकसित करने वाले वयस्कों की समष्टि में आयु पिरामिड विस्तृत आधार वाला बनता है। अगर किसी समष्टि में वयस्कों की संख्या अगर बढ़ रही है या विकसित हो रही है, तो उसका जब हम आलेख बनाएंगे, उसको निरूपित करेंगे, तो इस तरीके से त्रिभुज द्वारा या आधार बना के हम उसको डिनोट करेंगे। तो इससे हम समष्टि की जो बढ़ती हुई संख्या है या विकसित होने वाले वयस्कों की संख्या है उसको समझ सकते हैं। जैसे ईस्ट, कवक है, मक्खी, पैरामीशियम, इनकी अगर संख्या बढ़ रही है तो एक आधार वाला हम इस तरीके से जो आपका पिरामिड है उसको बना के इनकी संख्या को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये आधार वाला पिरामिड क्या कहलाएगा? वयस्क समष्टि, मतलब बढ़ती हुई समष्टि जो है वयस्क सदस्यों की, वो इस आरेख द्वारा हम प्रदर्शित कर सकते हैं। अगला दूसरा, किसी समष्टि में वयस्कों की संख्या कम, अगर सदस्यों की वयस्क जो सदस्य हैं एडल्ट, उनकी संख्या कम हो रही है, परंतु वृद्धों की संख्या अधिक होने पर एक घंटीनुमा बहुभुज का निर्माण होता है। अगर किसी समष्टि में वयस्क जो है उनकी संख्या कम हो रही है, परंतु जो बूढ़े लोग हैं उनकी संख्या बढ़ रही है, तो हम उनको प्रदर्शित करने के लिए जो आरेख बनाएंगे वो आपका घंटे की तरह बहुभुज बनाया जाएगा, जो स्थायी समष्टि को प्रदर्शित करने का कार्य करेगा। अभी सेकंड में हमने देखा, किसी समष्टि में वयस्कों की संख्या जब कम होती है परंतु वृद्धों की संख्या अधिक होती है, तो घंटीनुमा बहुभुज का निर्माण होता है। तो ये स्थायी समष्टि को प्रदर्शित करने वाला ये ग्राफ है, जिस तरीके से आलेखित है। तो ये आपको चित्र डालना पड़ेगा दर्शाने के लिए, 5 नंबर का प्रश्न आता है। तो ये किस तरीके के बहुभुज बन रहा है? ये वृद्धों की संख्या अधिक होने पर इस तरीके का बहुभुज बनेगा, और जो वयस्क होंगे उनकी संख्या कम होगी। जब वयस्कों की संख्या अधिक होगी तो हम आधार वाला जो त्रिभुज था, इसके पहले बताया था, उसको बनाएंगे। अब वयस्कों की आयु प्रतिशतता कम होने पर कलशनुमा आकृति का निर्माण होता है। अगर वयस्कों का जो प्रतिशत है वो कम हो रहा है, तो इस तरीके का हम कलशनुमा आकृति का आलेखन बनाएंगे, जो घटती हुई समष्टि को प्रदर्शित करेगा। ये घटती हुई समष्टि को प्रदर्शित कर रहा है, ये स्थायी समष्टि को प्रदर्शित कर रहा है, और ये जो मैंने तीसरा आपको बताया था, ये वाला पहला, ये व्यस्त समष्टि को प्रदर्शित कर रहा है। तो 3 तरीके के हमने आरेख देखे। व्यस्त समष्टि का आधार वाला बनेगा, और जो आपका वयस्कों की जो आपकी संख्या कम है और जो वृद्धों की संख्या अधिक है, तो स्थायी समष्टि इस तरीके से बनाएंगे हम। और वयस्कों का आयु प्रतिशत कम होने पर कलशनुमा आकृति का जो बहुभुज बना हुआ है उस तरीके से हम इसको डिनोट करेंगे। अब इस लॉन्ग क्वेश्चन से किस तरीके के प्रश्न अभी तक बोर्ड में पूछे गए हैं, आइए उन पर चर्चा करते हैं। जैसे पहला प्रश्न आपका है अति लघु प्रश्न नंबर 1, किसी भी समष्टि के 2 अभिलक्षण लिखिए। तो मैंने समष्टि के अभी आपको अभिलक्षण बताए, तो समष्टि के अभिलक्षण में अभिलक्षण, या इसी को हम कह सकते हैं गुण, या इसी को हम कह सकते हैं विशेषताएं। वो आपसे कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको पता होना चाहिए कि इन सब चीज़ों का मीन एक ही है। विशेषताएं, गुण और अभिलक्षण। इंग्लिश जब आप देखोगे तो प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही मानी जाएगी, और ये एक ही उच्चारण को प्रदर्शित कर रहे हैं कि एक ही शब्द है ये। किसी भी समष्टि के 2 अभिलक्षण, तो जन्म दर और मृत्यु दर आप आंसर में राइटिंग में लिख सकते हो। तो पहला आपका हो जाएगा जन्म दर, ये समष्टि का गुण हो गया। दूसरा आप लिख दोगे मृत्यु दर। तो 1 नंबर के प्रश्न में आपको ये आंसर करने पर 1 नंबर आपको मिल जाएगा। अगला, जन्म दर को परिभाषित कीजिए। तो मैंने आपको अभी जन्म दर के बारे में बताया था। जन्म दर और मृत्यु दर क्या है आपकी, आइए देखते हैं। जन्म दर मैंने आपको ये बताई हुई थी। तो जन्म दर को परिभाषित करना है तो आप बस 1 नंबर के आंसर में किसी समष्टि में नए जीवों के उत्पन्न होने की दर को हम जन्म दर कहते हैं। बस इतना अगर आप लिख देंगे 1 लाइन, तो आपको 1 नंबर बोर्ड में पूरा मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जैव सूचकांक किसे कहते हैं। तो मैंने अभी आपको नोट्स में जैव सूचकांक पढ़ा है, ये बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है आपका। जैव सूचकांक, ये देखिए मैंने अभी नोट्स में आपको पढ़ा है, किसी भी समष्टि में इकाई समय में जन्म दर व मृत्यु दर के अनुपात को ही जैव सूचकांक कहते हैं। जैव सूचकांक बराबर जन्म दर बटे मृत्यु दर गुणित 100। इतना अगर आप लिख देंगे तो 1 नंबर आपको पूरा बोर्ड में मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कलशाकार आयु पिरामिड कब बनता है। तो अभी मैंने चर्चा की आप लोगों से, ये देखो चित्र बना हुआ है। कलशाकार, वयस्कों की आयु प्रतिशतता कम होने पर कलशनुमा आकृति का निर्माण होता है, और ये आप चित्र बता देंगे घटती हुई समष्टि। तो 1 नंबर का इतना लाइन लिखने पर और ये चित्र बनाने पर आपको पूरा 1 नंबर मिलेगा। कलशाकार आयु पिरामिड कब बनता है, तो वयस्कों का जब आयु प्रतिशत कम हो जाता है तो कलशनुमा आकृति का निर्माण होता है, और घटती हुई समष्टि को ये प्रदर्शित करने का कार्य करता है।
अगला प्रश्न लघुत्तरी प्रश्न नंबर 2, जिसमें शब्द लिमिट होती है 25 शब्द से आप लोगों को कम नहीं लिखना है बोर्ड में। समष्टि किसे कहते हैं, इसके कोई 4 लक्षण लिखिए। तो समष्टि मैंने पॉपुलेशन आपको बताया, पहला जो आपका पेज मैंने पढ़ाया था। समष्टि यहाँ से आप परिभाषा लिखेंगे, एक ही समय में एक ही स्थान पर रहने वाले एक ही जाति के जीवों के समूह को जनसंख्या समष्टि कहते हैं। तो ये आपकी एक लाइन की परिभाषा हो गई, ये आप लिख देंगे। और इसके बाद वो प्रश्न में आपसे पूछ रहा है इसके कोई 4 लक्षण लिखिए। तो 4 लक्षण में मैंने आपको चारों लक्षण बताए हैं। समष्टि का घनत्व ये लिख सकते हैं आप लोग, फिर दूसरा मैंने आपको पढ़ाया है जन्म दर, और तीसरा मैंने आपको पढ़ाया है मृत्यु दर, और चौथा आप लोग लिख सकते हो समष्टि की वृद्धि, या फिर ये भी आपको नहीं सही लग रहा है तो आयु संरचना। ये जो पिरामिड मैंने आपको बताया वो आप चारों के नाम डाल सकते हो और एक एक लाइन उसमें नोट डाउन कर सकते हो। तो आप नोट्स में अंदर जाके देखेंगे तो लक्षण मैंने जो आप लोगों को पढ़ाए हुए हैं उन्हीं से आप लोग आंसर कर सकते हो। जैसे मैंने ये पहला पढ़ाया आप लोगों को, समष्टि का आकार या घनत्व। तो एक लाइन की परिभाषा, किसी स्थान पर इकाई समय में निश्चित समय पर उपस्थित एक ही जाति कुछ सदस्यों की संख्या को हम समष्टि का घनत्व कहते हैं। तो एक लाइन की परिभाषा ये लिख देंगे आप लोग, एक लाइन की जन्म दर में लिख देंगे, और एक लाइन की मृत्यु दर में लिख देंगे आप, और एक लाइन की आयु संरचना में। इस तरीके से आपका 2 नंबर का आंसर तैयार हो जाएगा। अगला प्रश्न, आयु संरचना के आधार पर समष्टि के प्रकारों को समझाइए। तो मैंने समष्टि आपको अभी 3 प्रकार की बताई हैं। जो समष्टि आपकी रहेगी वो आपकी पहली कौन सी रहेगी, वयस्क समष्टि, ये आप आंसर राइटिंग में लिखेंगे। आपकी समष्टि आयु संरचना के आधार पर समष्टि 3 प्रकार की होती है। पहला आप लिखेंगे वयस्क समष्टि, दूसरा आप आंसर में लिखेंगे स्थायी समष्टि, और तीसरा आप लिखेंगे घटती हुई समष्टि। तो जो आपकी वयस्क समष्टि है उसमें आप लिखेंगे तीव्र गति से विकसित होने वाले वयस्कों की समष्टि में आयु पिरामिड विस्तृत आधार वाला बनता है। एक लाइन ये लिख देंगे और वयस्क समष्टि आप एग्जाम्पल में डाल देंगे। फिर दूसरा, किसी समष्टि में वयस्कों की संख्या कम परंतु वृद्धों की संख्या अधिक होने पर एक घंटीनुमा बहुभुज का निर्माण होता है। तो समष्टि निर्माण जो होगा वो स्थायी समष्टि होगी। फिर तीसरा, वयस्कों की आयु प्रतिशतता कम होने पर कलशनुमा आकृति का निर्माण होता है, घटती हुई समष्टि। तो 3 प्रकार की समष्टियाँ होंगी, तो तीनों के आप नोट डाउन नाम कर सकते हैं। अगला प्रश्न, आयु पिरामिड के विभिन्न प्रकारों को समझाइए। तो आयु पिरामिड आपके कितने प्रकार के बनेंगे, वो भी आपके 3 प्रकार के बनेंगे। आप आंसर राइटिंग में लिख सकते हो, तीव्र गति से विकसित होने वाले वयस्कों की समष्टि में आयु पिरामिड विस्तृत आधार वाला बनता है। तो पहला जो आपका आयु पिरामिड बनेगा वो कैसा बनेगा, विस्तृत आधार वाला। दूसरा जो आयु पिरामिड बनेगा आपका, वो आप लोगों का दूसरा आयु पिरामिड आपका बनेगा वो बनेगा घंटीनुमा बहुभुज। घंटीनुमा बहुभुज का जो आपका पिरामिड बनेगा उसका हम नाम देंगे घंटीनुमा बहुभुज प्रकार का जो पिरामिड होगा वो बनेगा। तीसरा आपका कलशनुमा आकृति का पिरामिड बनेगा, तो तीसरा हम ये डाल देंगे। ठीक है, इस तरीके से आप आंसर राइटिंग करेंगे। फिर आपका अगला आया लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा गया था, समष्टि की कोई 3 महत्वपूर्ण विशेषता बताइए तथा व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले हम इसमें आंसर राइटिंग करने के लिए समष्टि की परिभाषा लिखेंगे, जो सबसे पहले पेज पर मैंने आपको पढ़ाई हुई थी कि समष्टि क्या है। तो समष्टि इस तरीके से हम सबसे पहले, ये आपको 100 शब्द से कम नहीं लिखना है आंसर राइटिंग में 5 नंबर में। तो समष्टि की जो परिभाषा मैंने आपको ये बताई हुई है अंडरलाइन करने, और ये समष्टि की आप परिभाषा डालेंगे। फिर इसके बाद आप जो समष्टि के आपके गुण हैं या अभिलक्षण, या मैंने आपको बताया कि इनके 2-3 नाम जो आपके होते हैं वो आप कोई सा भी एक नाम डाल सकते हैं। और जो समष्टि के मैंने गुण आपको बताए हुए हैं, समष्टि में आपका मृत्यु दर, जन्म दर, और जो आपका घनत्व था समष्टि का घनत्व वो। तो इस तरीके से आपको ये 4 हेडिंग है, वो आपसे क्या 3 पूछ रहा है, कोई 3 महत्वपूर्ण विशेषता बताइए। तो 3 में आपको जो भी अच्छे से याद हो, मेरे हिसाब से जन्म दर ये अच्छा है, मृत्यु दर ये अच्छा है, और आयु पिरामिड, ये जो आयु संरचना में आपने 3 पिरामिड के चित्र बनाए वो आप डाल देंगे। तो चित्र से आपकी स्कोरिंग अच्छी होती है। तो 3 विशेषताएं ये डाल के आप जो मैंने आंसर राइटिंग आपको बताया हुआ है वो आप नोट डाउन कर देंगे। इस तरीके से आपके 100 शब्द का मैटर तैयार हो जाए। 100 शब्द से आपको कम नहीं लिखना है लॉन्ग क्वेश्चन में, 100 से आपको ज़्यादा लिखना है। आई होप मैंने जो प्रश्न आपको पढ़ाया वो आपको अच्छे समझ में आया होगा। किस तरीके से इस टॉपिक से अभी तक जितने प्रश्न बोर्ड में पूछे गए वो मैंने नीचे ही नोट डाउन कर दिए, अलग से आपको कोई प्रश्न करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से मैं जब लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ाऊंगी तो उसके नीचे जितने भी प्रश्न अभी तक बोर्ड में पूछे गए हैं उनको मैं एक ही वीडियो में लेकर आऊँगी, जिससे आप लोगों को कोई परेशानी नहीं हो। पहले आप
जो मैंने टॉपिक पढ़ा है उसको आप नोट डाउन कर लेंगे। फिर जो प्रश्न मैंने आपको बताए हुए हैं उनका आंसर राइटिंग आप होमवर्क वाली कॉपी में करेंगे। इस तरीके से आपका एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा, उसमें आपको बिल्कुल भी अलग से कोई क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।